मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 8वीं क्लास की सामाजिक शिक्षा का भाग पहला भूगोल का पार्ट नंबर 2 प्राकृतिक साधन का भाग 3 करवाने जा रहे हैं। हमने पिछली बार में आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधन भारत के कौन कौन से हिस्से में पाए जाते हैं। हम यहाँ पर अपनी भूमि का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, भूमि को किन वर्गों में बांटा जा सकता है और मिट्टी हमारे लिए क्यों उपयोगी होती है और इसका उपजाऊ होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमने आपको ये समझाया था। आज हम पेज नंबर 10 से इसका 3 भाग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको मिट्टी के प्रकार के बारे में समझाएंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 10 से इसका पहला पॉइंट शुरू होता है जलोढ़ मिट्टी। तो ये पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आपको मिट्टी का बना हुआ एक चार्ट दिखाना चाहती हूँ। देखो पेज नंबर 11 पर मिट्टी का चार्ट बना हुआ है, जिस पर एक सर्कल बना हुआ है। उस पर लिखा हुआ है मिट्टी, मृदा, और उस सर्कल के इर्द गिर्द एरो के साइन बने हुए हैं। उन साइन के आगे मिट्टियों के नाम लिखे गए हैं और उन्हीं प्रकार मिट्टी के प्रकार के बारे में आज हम आपको समझाएंगे। तो उसका पहला भाग है जलोढ़ मिट्टी, उसका दूसरा भाग है काली मिट्टी, उसका तीसरा भाग है मरुस्थलीय मिट्टी, उसका चौथा भाग है लाल मिट्टी, उसके आगे नीचे लिखा हुआ है लैटराइट मिट्टी, और अंत में है वनी व पर्वतीय मिट्टी। इन 6 भागों के बारे में आज हम आपको समझाएंगे और इसके पहले 3 भाग हम आज आपको समझाएंगे, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बच्चे, हम पेज नंबर 10 से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर A, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी देश के लगभग 45% भाग में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी हमारी कृषि को प्रफुल्लित करने में बहुत योगदान डालती है। ये मिट्टी नदियों और नहरों के पानी द्वारा बसाई हुई होती है। समुद्र तट के साथ साथ समुद्री लहरें भी इस तरह की मिट्टी का जमाव करती हैं। मतलब जलोढ़ मिट्टी जो है देश के 45% भाग में पाई जाती है। मतलब कि हमारे देश में, भारत में ये 45% हिस्से में पाई जाती है और ये उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, उत्तरी भारत में पाई जाती है। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है हमारी कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। प्रफुल्लित करने में हमारी कृषि को बहुत बड़ा योगदान देती है। प्रफुल्लित करने मतलब उसको बढ़ाने में बहुत योगदान देती है। ये मिट्टी नदियों और नहरों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है। मतलब कि जब नदियों का पानी एक तट से दूसरे तट, एक किनारे से दूसरे किनारे पर चलता है तो जाता है, तो वह अपने साथ कुछ मिट्टी के कण भी बहाकर लेकर जाता है और उन्हीं कणों को वह किनारों पर जमा करते जाते हैं और इसी से जमाव होता है जलोढ़ मिट्टी का। और समुद्र तट के साथ साथ समुद्री लहरें भी इस तरह की मिट्टी का जमाव करती हैं। और जो इस तरह की मिट्टी होती है जो एक किनारे से दूसरे किनारे बहाकर लाई हुई होती है, इसमें बहुत सारे उपजाऊ शक्ति भी होती है, तो इसलिए ये मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। आगे है, जब बाढ़ आती है तो पानी में घुले छोटे छोटे कण पृथ्वी की सतह पर जम जाते हैं। ये बारीक कण मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देते हैं। मतलब कि जब बाढ़ आती है तो ये पानी में घुले हुए छोटे छोटे कण पृथ्वी की सतह पर जम जाते हैं। मतलब कि बाढ़ का पानी भी एक जगह का नहीं होता, वो भी कई नदियों को लांघ कर आया होता है। तो फिर वह जब पृथ्वी की सतह पर जम जाते हैं तो वह बारीक कण भी उपजाऊ बना देते हैं मिट्टी को। आगे है, जलोढ़ मिट्टी को हम आगे 2 भागों में खादर व बांगर में बांट सकते हैं। खादर होता है नई जमी हुई भूमि और बांगर होता है पुरानी जमी हुई भूमि। मतलब कि खादर नई जमी हुई और बांगर पुरानी मिट्टी को कहा जाता है। अब खादर और बांगर क्या है? खादर बच्चे होता है जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है। मतलब कि जब बाढ़ आती है, हर वर्ष नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो जो बाढ़ के आसपास के क्षेत्र जो बाढ़ के पानी से प्रभावित होते हैं, तो वह अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाते हैं और वह नदियों के किनारों पर हर वर्ष
जब बाढ़ आती है तो नई मिट्टी की परतें बिछा देती हैं। उन्हीं परतों को हम बोलते हैं खादर। मतलब कि हर बाढ़ आने के कारण वहाँ पर मिट्टी की नई सतह जो है उसका जन्म होता है, तो उसी को हम बोलते हैं खादर, मतलब नई जमी हुई। अब बांगर, बांगर जिसको बाढ़ का पानी प्रभावित नहीं करता, क्योंकि ये एक ऊंची जगह होती है, ऊंची भूमि होती है और बाढ़ इसको प्रभावित नहीं कर पाती, और इस भूमि में चूना, कंकड़, पत्थर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की भूमि को हम बोलते हैं पुरानी जमी हुई भूमि। मतलब कि इसमें नई मिट्टी नहीं आती, नई परतें नहीं बिछती। खादर को बाढ़ का पानी प्रभावित कर जाता है और वह नई मिट्टी वहाँ पर लाकर जमा कर देती है, तो उसको नई भूमि बोला जाता है, और बांगर को पुरानी भूमि बोला जाता है। आगे है, भारत के उत्तरी मैदानों में मुख्य जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। इस मैदान को सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इन मैदानों की रचना उत्तरी भारत से आ रही 3 नदियों सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा की गई है। जलोढ़ मिट्टी द्वारा बने ये मैदान कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत के मतलब उत्तरी हिस्से को बोला जाता है, जो उत्तरी मैदान है उसमें ही ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और इस मैदान को हम सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि उत्तरी मैदानों की रचना इन्हीं नदियों के कारण हुई है। इन मैदानों की रचना उत्तरी भारत से आ रही 3 नदियाँ सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनके साथ बहने वाली और सहायक नदियाँ जो हैं उन्हीं से उत्तर मैदान जो है बना है। जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना ये मैदान कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब कि जलोढ़ मिट्टी द्वारा जो ये मैदान है ये कृषि की पैदावार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर फसलों की भरपूर पैदावार होती है और जहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होती है। बच्चों, ये मैंने आपको जलोढ़ मिट्टी समझाया। अब आप पेज नंबर 13 पर देखो, वहाँ पर भारत का नक्शा बना हुआ है। पेज नंबर 13 पर भारत का नक्शा बना हुआ है, उस पर मिट्टी के बारे में बताया गया है, मिट्टी की किस्मों के बारे में, जो कि अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। तो मैंने आपको जलोढ़ मिट्टी बताया, तो आप कड़क रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है, बीच में जो मैप के बीच में सेंटर में एक लाइन होती है कड़क रेखा, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उत्तरी मैदान, उसमें ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि हल्के हरे रंग की दिखाई गई है। साइड में 6 बॉक्स बने हुए हैं, उसके सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है जलोढ़ मिट्टी, उसमें जो हरा रंग दिखाया गया है, आप वही रंग को उत्तरी मैदान वाले हिस्से में देखो तो उसको बोलते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। मतलब कि उत्तर भारत में ये पाई जाती है। बच्चों, आप पेज नंबर 11 पर आप फिर आ जाओ। यहाँ पर हम आपको आगे पॉइंट नंबर 2 काली मिट्टी के बारे में बताएंगे। काली मिट्टी को रेगुड़जा कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी कपास के लिए अति उत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी अग्नि चट्टानों से बनी हुई है और देश के 16.6% भाग पर पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी प्राय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है। मतलब कि काली मिट्टी को हम रेगुड़ भी बोलते हैं और ये स्थानीय नाम है, और कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की मिट्टी काली मिट्टी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि काली मिट्टी जो है कपास की फसल के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है, और काली मिट्टी हमें अग्नि चट्टानों से बनती है। अग्नि चट्टान जो धरती के अंदर लावा होता है, लावा गर्म चीज़ होती है और वह ठंडा होकर धरती के अंदर ही जम जाता है, तो उसी से बनती है काली मिट्टी, और ये देश के 16.6% भाग में पाई जाती है, और ये भारत के बहुत सारे राज्यों में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर कपास की खेती भी की जाती है। काली मिट्टी अपने भीतर होता है अंदर, नमी को अधिक समय तक समा सकती है और उपजाऊ होती है। कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी, तंबाकू, सूरजमुखी आदि फसलें इस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती हैं। यदि सिंचाई का प्रबंध हो तो चावल व गन्ने जैसी फसलें भी उगाई जा सकती हैं। कृषि के लिए काली मिट्टी बहुत ही लाभदायक होती है। मतलब कि कपास की जो काली मिट्टी जो है वह उसमें कपास के अलावा गेहूँ मतलब कनक,
ज्वार, अलसी, सूरजमुखी, तंबाकू जैसी फसलें भी हम उगा सकते हैं। और साथ में ये बताया गया है कि अगर सिंचाई का अच्छा प्रबंध हो, सिंचाई का अच्छा प्रबंध मतलब पानी की कोई कमी ना हो, पानी अगर सही मात्रा में मिल जाए तो जिन फसलों में ज़्यादा पानी लगता है, जैसे चावल जैसी फसलों को बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, तो इस मिट्टी में चावल और गन्ना भी उगाया जा सकता है। कृषि के लिए काली मिट्टी भी बहुत लाभदायक मानी जाती है। बच्चों अब पेज नंबर फिर 13 पर चलो, पेज नंबर 13 पर। तो इस पर हल्का फीका रंग है जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो कड़क रेखा के ऊपर का हिस्सा भी है और ज़्यादा हिस्सा कड़क रेखा के नीचे वाला भी है, दक्षिण हिस्सा। और बॉक्स बना हुआ है उसके दूसरे नंबर पर काली मिट्टी लिखा गया है और हल्का फीका रंग है। तो यहाँ इन हिस्सों में पाई जाती है काली मिट्टी, उत्तर के कुछ हिस्सों में और दक्षिण हिस्सों में। अब पेज नंबर फिर से 11 पर आ जाओ। पॉइंट नंबर 3, लाल मिट्टी। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.6 भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का नाम इसके रंग से जाना जाता है। इस मिट्टी की रचना और रंग इसकी प्रमुख चट्टान पर निर्भर करता है। इस प्रकार की मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक वस्तुओं आदि तत्वों की कमी होती है। फसलें उगाने के उद्देश्य से ये मिट्टी अधिक उपयोगी नहीं होती। मतलब देश के कुल क्षेत्रफल का जो 10.6% हिस्सा है उसमें ये लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल नाम इसके लाल रंग से ही पड़ा है, मतलब कि लाल मिट्टी का रंग भी लाल ही होता है। इस मिट्टी की रचना मतलब ये बनी कैसे है, रंग इसकी प्रमुख चट्टान पर निर्भर करता है। मतलब कि जिस चट्टानों से ये बनती है वह उसके ही प्रभाव के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक वस्तुओं आदि तत्वों की कमी होती है और फसलें उगाने के उद्देश्य से ये मिट्टी अच्छी नहीं समझी जाती। मतलब कि इस लाल मिट्टी में फसलें कम उगाई जाती हैं। परंतु उर्वरा, आगे पेज नंबर 12 पर बच्चे, परंतु उर्वरा और अच्छे सिंचाई प्रबंध से कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं। मतलब अगर पानी की अच्छी व्यवस्था हो तो कुछ फसलें इस लाल मिट्टी में हम उगा सकते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में हम गेहूँ, कपास, दालें, आलू और फल आदि पैदा किए जा सकते हैं। इस प्रकार की मिट्टी तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, असम, नागालैंड इत्यादि भागों में पाई जाती हैं। तो बच्चों ये थी लाल मिट्टी, जिसमें हम अगर पानी की अच्छी व्यवस्था हो तो गेहूँ, कपास, दालें और फल की कृषि भी कर सकते हैं और ये भारत के बहुत सारे हिस्से में पाई जाती है लाल मिट्टी। अब आप पेज नंबर 13 पर फिर देखो, वहाँ लाल रंग की मिट्टी दिखाई गई है, लाल रंग में ही, जो कि दक्षिण हिस्से में दिखाई जा रही है आपको। और नंबर 3 पर जो बॉक्स बना हुआ है वह भी लाल मिट्टी का ही है। तो इस मैप में, इस नक्शे में आप लाल मिट्टी के क्षेत्र देखो जो कि दक्षिण भाग में है, कड़क रेखा के नीचे वाले भाग में। तो बच्चे आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। उस 5 क्वेश्चन के आपने आंसर इसी जो मैंने जितना हिस्सा आपको समझाया है 3 पॉइंट, इसी को ध्यान से सुनकर, पढ़कर, समझकर उनके आंसर अपनी अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो बच्चों सुनो इसका पहला क्वेश्चन, सही उत्तर चुनिए। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी कितनी प्रकार की होती है? इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। इसका सही आंसर आपने इसको लेसन को पढ़कर, सुनकर फिर इसका आंसर लिखना है। नंबर 2 है, जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है, ये आपने देखना है। या कोई नहीं सही है, ये भी आप इन्हें देखना है। आगे नंबर 3 क्वेश्चन पर खालिस्तान है। काली मिट्टी को रेगूड़ या डैश मिट्टी भी कहा जाता है। आगे सही या गलत है। चौथा क्वेश्चन है, सही या गलत।
जलोढ़ मिट्टी नदियों और नहरों द्वारा बछाई हुई मिट्टी होती है। ये सही है या गलत है, ये आपने बताना है। आगे नंबर 5 पर है, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.6% भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। ये भी सही है या गलत है, ये आपने बताना है। तो बच्चों, ये लेसन नंबर 2 का भाग 3 जो मैंने आज आपको समझाया ख़त्म होता है। धन्यवाद।